क्लासेस में हम लोग टैक्सेशन को पढ़ रहे थे, कर व्यवस्था चैप्टर को पढ़ रहे थे। सबसे पहले मैं अमर सवर्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक ये क्लासेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले सवर्ण पिछली क्लासेस में हम पहुंच गए थे, डायरेक्ट टैक्सेस हमने पढ़ लिए थे, कई सारे आयकर क्या है, निगम कर क्या है, एसटीटी क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या है, हमने देख लिया था क्या कि इंटरनेशनल लेवल पर गूगल टैक्स और जो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स से संबंधित जो बातें चल रही है वो क्या है, हमने इन सभी चीजों के बारे में देख लिया था। इसी कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हुए हमने देखा था कि डीटीएए क्या है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है, इसके अलावा गार का कॉन्सेप्ट क्या है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स ये क्या है। आज उसी कंटेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हुए देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर कर प्रशासन के संदर्भ में और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इसी कंटेक्स्ट में सबसे पहली चर्चा आती है जो एक महत्वपूर्ण कमेटी बनी थी कर सुधार के लिए, उसका नाम है कर प्रशासन सुधार आयोग। ठीक ना, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, टार्क कहते हैं इसको। ठीक ना, टार्क। आज हम बात अपनी स्टार्ट करते हैं किससे, आज हम बात करते हैं टार्क से। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, कर प्रशासन सुधार आयोग। कर प्रशासन सुधार आयोग क्या है ये कर प्रशासन सुधार आयोग और क्या था, इसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें कर प्रशासन सुधार आयोग की तो इसका गठन किया गया था पार्थ सारथी सोम कमेटी की अध्यक्षता में, यानी कि इनके चेयरमैन का क्या नाम था, पार्थ सारथी सोम। ठीक, पार्थ सारथी सोम की अध्यक्षता में इस कमीशन का गठन किया गया था। सबसे पहली बात तो यही महत्वपूर्ण हो गई। इसकी जिम्मेदारी क्या थी, मतलब इस कमेटी की जिम्मेदारी ये थी कि भारत में जो कर प्रशासन से संबंधित, जो कर के टैक्सेस वगैरह से संबंधित या कर की कैसे प्राप्ति हो सके, किस तरह से कर लगाए जाएं, किस तरह से वसूली हो, इन सब के संदर्भ में पूरा एक स्टडी करके इसमें क्या क्या और सुधार करने की आवश्यकता है, इसकी रूपरेखा इसको प्रस्तुत करनी थी। ठीक है, काम क्या था टार्क का वो समझ में आ गया। इस संदर्भ में 2013 में, सन 2013 में इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सन 2013 में इस कमेटी ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इस कमेटी के सुझाव जो थे, इस समिति के जो सुझाव थे, इस आयोग के जो सुझाव थे वो अपने आप में काफी क्रांतिकारी सुझाव थे। अभी बताऊंगा आपको, खुद समझ में आएगा, खुद आपको लगेगा क्या कि वास्तव में बहुत क्रांतिकारी इनके सुझाव थे। तो जरा देखते हैं इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत में जो कर व्यवस्था है, कर प्रणाली जो है वो कैसे संचालित होती है। पूरी जो कर व्यवस्था है वो वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। जो कर व्यवस्था है वो वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कई सारे विभाग हैं, कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इसी में से एक प्रमुख विभाग है जिसका नाम है राजस्व विभाग। ठीक, तो भारत में कर से संबंधित सारी जिम्मेदारियां, सारी गतिविधियां जो है वो इसी राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है। और राजस्व विभाग का जो हेड होता है वो कौन होता है, एक राजस्व सचिव होता है। राजस्व विभाग का हेड होता है वो होता है राजस्व सचिव। जो कि सामान्यतः एक आईएएस ऑफिसर होता है। आप भी बनिएगा राजस्व सचिव, मतलब अगर तब तक रहे तो पहले एक बार सुझाव तो सुन लीजिए। ठीक ना, तो वो कौन होता है, एक आईएएस अधिकारी होता है। ठीक ना,
इन्होंने बताया कि ये पूरी व्यवस्था जो मतलब इन्होंने क्या बताया जो वास्तव में है वो बता रहा हूं कि क्या है कि ये पूरी व्यवस्था जो है वो दो पार्टों में बटी हुई है। राजस्व विभाग के अंतर्गत जो पूरा जो कर प्रशासन होता है ये दो भागों में विभाजित है। एक है जिसको हम कहते हैं CBDT, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि प्रत्यक्ष करों से संबंधित विभाग, एक केंद्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष करों से संबंधित, ये केवल प्रत्यक्ष करों की बात करेंगे, उससे संबंधित प्रावधानों मुद्दों पर बात करेंगे। तो पहला तो हो गया CBDT। दूसरा जो हुआ करती थी उसका नाम हुआ करता था CBEC। दूसरे का क्या नाम हुआ करता था? CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। ये हुआ करता था पहले नाम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। कस्टम ये भारत में अप्रत्यक्ष करों से संबंधित सारे प्रावधानों को देखने का प्रयत्न करती थी। इसी CBEC का नाम बदलकर 2018-19 के बजट में CBIC कर दिया गया। ठीक ना, CBIC का कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके नाम में कहीं भी आपको इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिख रहा ना, लेकिन इसका काम था इनडायरेक्ट टैक्स देखना। तो 2018-19 के बजट में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसका नाम बदलकर कर दिया गया CBIC। फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक ना, CBIC इसका नाम कर दिया गया। अब जरा सुनिए, इस कमिटी, इस आयोग ने क्या सुझाव क्या दिए? इस आयोग ने सुझाव दिए कि अभी क्या हो रहा है कि डायरेक्ट टैक्स किसी और के नेतृत्व में आ रहा, कोई और उसको लीड कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कोई और उसको लीड कर रहा है, और इन सबको कोई और लीड कर रहा है। मतलब बात समझिए, मैंने क्या बताया? राजस्व विभाग, राजस्व विभाग का हेड कौन है? राजस्व सचिव, जो कि अपने आप में कौन है? एक IAS ऑफिसर हेड। जो कि अपने आप में एक IAS ऑफिसर है। और राजस्व विभाग के अंतर्गत दो आ रही हैं, एक तो CBDT आ रहा है और एक CBIC आ रहा है। और इन दोनों को हेड कर रहे हैं कोई IRS ऑफिसर्स, अलग अलग IRS ऑफिसर्स इनको लीड कर रहे हैं। अब कमिटी का ये कहना था, इसके कारण क्या होता है, इन दोनों में प्रॉपर समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। कोई अलग आदमी है, कोई अलग आदमी है, और जो हेड है वो IAS ऑफिसर है, उसको रेवेन्यू का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। इस कमेटी का ये कहना, ठीक ना। तो इस कारण से इन्होंने क्या सुझाव दिया? सबसे पहला जो इनका सुझाव था वो ये था कि इन दोनों को मिला दिया जाए, यानी कि CBDT और इन CBEC। उस टाइम तो CBEC ही हुआ करते थे ना, 2018-19 में नाम बदला, का विलय कर दिया जाए, ताकि सामंजस्य ठीक से बैठ सके। तो ये हो गया कि पहला तो क्या करो कि CBDT और CBEC इन दोनों का विलय कर दो। पहला तो सुझाव इसने यही दिया। यदि दूसरे सुझाव की बात करें तो दूसरे सुझाव के रूप में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोला कि राजस्व विभाग को ही समाप्त कर दिया जाए।
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो राजस्व विभाग है इसको खत्म कर दिया जाए और क्या किया जाए, राजस्व सचिव के पद को भी समाप्त कर देने की आवश्यकता है। ठीक ना, राजस्व विभाग को समाप्त कर दिया जाए और राजस्व सचिव के पद को समाप्त कर दिया जाए। राजस्व विभाग एवं राजस्व सचिव के पद को समाप्त कर दिया। ये था दूसरा सुझाव इसका, इसी का दूसरा सुझाव। तीसरे यदि हम सुझाव की बात करें तो इन्होंने तीसरा सुझाव दिया कि कर अधिकारियों को करदाताओं के प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि सामान्यतः ये देखने को मिलता है ना कि कर अधिकारी वगैरह जो होते हैं कई बार करदाताओं के साथ जो है वो ज्यादा परेशान करने लग गए, इस तरह की चीजें। तो इस कमीशन ने ये सुझाव दिया कि करदाताओं को ट्रेनिंग के दौरान ही, मतलब कर अधिकारियों को ट्रेनिंग के दौरान ही ये चीजें उनके दिमाग में इनकलकेट की जाए कि क्या हो कि वो करदाताओं के प्रति संवेदनशील रहे, ज्यादा से ज्यादा संवेदनशील, उनकी बातों को समझे, उनके मुद्दों को समझे, उनका ठीक से निराकरण करें। ऐसा पहले से ही नहीं मान के चलें क्या कि हर करदाता जो है वो कर चोरी ही कर रहा है, ठीक ना, और उसको डरा धमका के उससे ज्यादा पैसा वसूला जाए या फिर जो भी। तो तीसरा सुझाव ये भी था क्या कि करदाताओं के प्रति कर अधिकारियों को संवेदनशील बनाने का प्रयत्न किया। ये तीसरा सुझाव था। चौथा सुझाव जो इन्होंने दिया वो ये दिया कि करदाताओं को सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार को खर्च करने की आवश्यकता है। करदाताओं को अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु करदाताओं को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार और खर्च करे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि कुछ नए नए तरह के सुधार लाए जाएं, जैसे कि क्या हो गया कि मतलब वो टैक्स फाइल करना आसान कर दिया जाए, या टैक्स के संदर्भ में अगर कोई जानकारी वगैरह में समस्या हो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है कैसे फाइल करना है, तो उस संदर्भ में जो है वो करदाताओं को पता चल सके। तो इस तरह के प्रावधान करने पर सरकार को खर्च करना चाहिए। ये था चौथा इसका सुझाव, ठीक ना, कि और ज्यादा सरकार खर्च करे। इतना ही नहीं, इस कमेटी ने सिंपली ये कहा कि पूरे टैक्स सिस्टम में सूचना प्रौद्योगिकी का जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकते हो करना प्रारंभ करो, यानी कि कर व्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करो। कर व्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, प्रौद्योगिकी का सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल, कि जितना ज्यादा से ज्यादा टैक्स, पूरे टैक्स सिस्टम में जितना ज्यादा से ज्यादा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो सकता है उस पर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, ठीक ना। इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा टैक्सेस वगैरह की, करों की इलेक्ट्रॉनिक अदायगी, यानी कि ई
ई फाइलिंग हो सकेगी। ई फाइलिंग ऐसे लिख लीजिए, करों की ई अदायगी, करों की ई अदायगी सुनिश्चित करना। जरा बात को समझिएगा, 2013 में ये सुझाव आ रहे हैं और 2013 में इस आयोग ने क्या कहा था कि करों की ये अदायगी सुनिश्चित होनी चाहिए। आप जरा समझ रहे हैं कितने क्रांतिकारी थे। 2013 में इस आयोग ने ये सुझाव दिया था कि करों की ये अदायगी, आज जो हम ऑनलाइन पैसा डालते हैं ना या भेज देते हैं, इसके बारे में इसने सुझाव दिया था वे बैक इन 2013। आप जरा सोचिए, उस टाइम यूपीआई वगैरह कुछ नहीं था, तो इसलिए आयोग वगैरह ये सब अच्छे सुझाव देते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया पांचवा सुझाव। यदि हम छठे सुझाव की बात करें तो इसी ने आगे क्या कहा, आगे इसने कहा क्या कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लाओ। विंडो क्लियरेंस सिस्टम लाओ। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लाओ एवं सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लाओ एवं दस्तावेजीकरण को कम करो। दस्तावेजीकरण को कम करो। ठीक, सिंगल विंडो क्लियरेंस का क्या मतलब होता है? सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब होता है कि पहले जो होता था ना कि यहाँ पर जाके ये क्लियरेंस लो, इस वाले टेबल पर जाके ये क्लियरेंस लो, इस वाले ऑफिस में जाके ये क्लियरेंस लो, यहाँ से साइन करवाओ, वहां से साइन कराओ, वहां से पास करवाओ, तो ये फालतू में ना, इसके कारण क्या हो जाता था कि बहुत सारे अलग अलग जगहों पर अलग अलग दस्तावेज और जितने टेबल उतनी परेशानी। तो इसके लिए इस कमिटी ने, इस आयोग ने सुझाव दिया कि सिंगल विंडो क्लियरेंस की एक जगह डालो, वहीं पर सारा काम हो जाना चाहिए। अलग अलग बेंच डेस्क और अलग अलग जगहों पर नहीं भागने की जरूरत पड़े करदाताओं को। तो कर से संबंधित सिंगल विंडो क्लियरेंस लाना और दस्तावेजीकरण को कम करना, जितना कम से कम दस्तावेज वगैरह की आवश्यकता हो उस पर काम करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, इसी समिति ने आगे ये भी सुझाव दिया कि भारत के 17 विभिन्न एयरपोर्टों पर और 18 सी पोर्टों पर 24/7 जो है वो कस्टम क्लियरेंस की अनुमति मिले। ठीक ना, ताकि जो है वो भारत में बाहर से जो सामान वगैरह की आवाजाही हो पा रही है वो निर्बाध रूप से चल सके। तो 17 एयरपोर्ट एवं पोर्ट पर 24/7 कस्टम क्लियरेंस मिले। कस्टम का मतलब ये होता है सीमा शुल्क वगैरह से संबंधित, ठीक ना, क्लियरेंस मिले। की आवाजाही, सामानों की आवाजाही निर्बाध रूप से हो सके 24/7, कम से कम भारत के 17 एयरपोर्ट और 18 सी पोर्ट्स पर। यहां तक बात समझ में आ रही है? इसके अलावा इसी समिति ने यह भी सुझाव दिया था, इसी समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि यद्यपि गार जो है एक महत्वपूर्ण कानून है, गार एक महत्वपूर्ण कर कानून है, परंतु इसे भूतलक्षी तौर पर नहीं लागू किया जाना चाहिए। ना, गार एक महत्वपूर्ण कर कानून है, इसने माना
कि बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, लेकिन इसे भूतलक्षी तौर पर लागू करने की आवश्यकता नहीं है। इसी समिति ने कहा था कि यदि आप कानून को भूतलक्षी तौर पर लागू करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे निवेशकों के मन में विश्वास की कमी आएगी। निवेशक जो है वो आपके प्रति अविश्वास का भाव रखेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, देश में निवेश प्रभावित होने लग जाएगा। ठीक ना, कि ये सरकार तो हमेशा कानून बदलते रहती है, ठीक, और वो भी पीछे से जाके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव थे किसके, टार्क के, ठीक ना, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन। अब जरा कहानी को सुनिएगा। इस बात की बहुत कम संभावना है कि आपसे सीधे पूछे क्या कि टार्क के क्या प्रावधान थे, क्या टार्क क्या है। पीटी में क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, ये सुझाव किसने दिया था, स्टेटमेंट के रूप में ये पूछे जा सकते हैं आपसे आईएएस में, पीटी वगैरह में, ठीक ना, कि टार्क के सुझाव में से निम्नलिखित में से कौन थे। तो एक दो प्रावधान के रूप में ऐसे पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नरसिम्हम कमेटी, नरसिम्हम आयोग के क्या सुझाव थे। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पहले भी पूछे गए हैं, ठीक। लेकिन मैंने आपको इसलिए ये प्रोविजंस करवाए हैं, आपसे ये तो पूछा जा सकता है ना कि कर क्षेत्र में क्या सुधार किया जा सकता है, तो आप उस टाइम जो है वो इनका नाम हटा के अपने तरफ से बोल दीजिएगा ये पॉइंट कि सिंगल विंडो क्लियरेंस लाने की आवश्यकता है, दस्तावेजीकरण को कम करने की आवश्यकता है, तकनीक को और ज्यादा बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो देखिए, मैंने आपने कोई स्टडी तो की नहीं है टैक्स से रिलेटेड कि कैसे जो है वो कर से संबंधित प्रावधानों या कर व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। ऐसा ना तो मेरे पास कोई स्टडी है ना आपके पास कोई स्टडी है, लेकिन एग्जाम में तो आपसे सुझाव बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपसे सजेशन पूछ लिया जाता है क्या कि भारत में कर सुधार के लिए और क्या किया जा सकता है। तो वहां पर आपके पास ऐसे ही कमेटी के रिकमेंडेशन ही काम आने वाले हैं, ठीक ना। इन्हीं रिकमेंडेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए और प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अपने शब्दों में प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। उस तरह के आंसर्स में इनको ही प्रयोग करना होता है, इसीलिए आपको अलग से करवा रहा हूं, ठीक ना। तो कोई नहीं, टार्क समझ में आ गया, पार्थ सारथी सोम कमेटी समझ में आ गई। चलिए, जब पार्थ सारथी सोम कमेटी समझ में आ गई तो अब इसी कंटेक्स्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जरा देखने की कोशिश करते हैं कि प्रत्यक्ष करों में सुधार के संदर्भ में और क्या प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए, तो जब बात आती है प्रत्यक्ष करों में सुधार की, तो प्रत्यक्ष करों में सुधार के संदर्भ में सबसे महत्वाकांक्षी जो विचार है वो है डीटीसी। डीटीसी को लाए जाने की बात की जाती है। ये डीटीसी क्या है? ये डीटीसी है डायरेक्ट टैक्स कोड, प्रत्यक्ष कर संहिता। यानी कि प्रत्यक्ष कर संहिता। जरा बात को समझिएगा, क्या है ये प्रत्यक्ष कर संहिता और इसके संदर्भ में क्या प्रावधान है, ठीक। यह एक अपेक्षित कर सुधार है जो प्रत्यक्ष करों के संदर्भ में लाए जाने की बात की जा रही है। अपेक्षित है, अभी तक इसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। अभी पता चल जाएगा आपको क्यों लागू नहीं किया गया है और क्या इसके प्रावधान है। तो यह एक अपेक्षित कर सुधार है प्रत्यक्ष करों के संदर्भ में, अपेक्षित। नाम में ही है प्रत्यक्ष कर संहिता, तो इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष करों में ही सुधार करना है। यहां तक बात समझ में आई? जरा प्रावधान देखिएगा। ऐसा माना जा रहा है कि अगर डीटीसी लागू हो जाएगा ना तो भारत के प्रत्यक्ष करों में बहुत व्यापक परिवर्तन आ जाएंगे। प्रत्यक्ष करों के संदर्भ में जो अभी प्रावधान है ना, ये काफी परिवर्तित हो जाएंगे और इसमें व्यापक परिवर्तन आएगा। वर्तमान के प्रत्यक्ष कर प्रावधानों में व्यापक सुधार आएगा, व्यापक परिवर्तन आएगा।
हालांकि इसके कई सारे जो प्रावधान है ना वो लोकप्रिय नहीं है, इसी कारण से अभी तक इसको डिले किया गया है। हालांकि इसके प्रावधान लोकप्रिय नहीं है। अब जरा वही बात हो गई। अब एक बात बताइए, अगर प्रत्यक्ष करों में कोई बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है जिससे मान के चलिए यदि आम लोगों पर प्रत्यक्ष करों का बोझ बढ़ जाएगा, भार बढ़ जाएगा, तो वो लोकप्रिय कैसे हो सकता है? ठीक ना। तो इस कारण से इसके प्रावधान जो है वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, इस कारण से भी इसको डिले किया जा रहा है। सरकार जो है वो क्या कोशिश कर रही है कि एक बार इसको लागू ना करो सीधे, इसको क्या करो धीरे धीरे सुधार के रूप में करों में परिवर्तित, या फिर भारत के प्रत्यक्ष कर प्रणाली में धीरे धीरे परिवर्तन करके इसको इनकलकेट करने की कोशिश की जा रही है, धीरे धीरे सुधार करने की कोशिश की जा रही है। क्या है जरा देखते हैं क्या क्या है इसके सुधार, या ये क्या क्या है इसके अंतर्गत प्रस्तावित सुधार। तो प्रस्तावित क्या क्या सुधार है? यदि प्रस्तावित सुधारों की बात करें तो सबसे पहला सुधार जो इसके अंतर्गत प्रपोज किया गया है वो क्या है कि वर्तमान में भारत में कर नियोजन, आप लोगों को बताया था मैंने टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या होता है? सरकार खुद कुछ ऐसे उपकरण देती है जिसके माध्यम जिनमें निवेश करके एक करदाता अपने ऊपर कर के बोझ को कम कर सकता है। मैंने बताया था कर नियोजन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और क्या बोलते हैं कर परिहार, कर चोरी, सब बताया था तीनों में क्या अंतर है। तो वहां जब मैं कर नियोजन पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था कि सरकार जैसे कि कृषि विकास पत्र हो गया, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, ऐसे कुछ उपकरण हमें खुद देती है सरकार कि इनमें तुम निवेश करो और इनमें निवेश करके तुम्हारे ऊपर जो कर का बोझ हो सकता है वो कम हो जाएगा। ठीक। डायरेक्ट टैक्स कोड का क्या कहना है? इसमें से कई सारे ऐसे हैं जो ई और ई यानी कि ट्रिपल ई सिस्टम पर बेस्ड। ट्रिपल ई सिस्टम का क्या मतलब है? ई स्टैंड्स फॉर एग्जेम्प्ट, 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 एग्जेम्प्ट एंड एग्जेम्प्ट। मतलब क्या है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट? यानी कि छूट, छूट, छूट। किस चीज से छूट? यहाँ क्या मतलब है कि कर नियोजन के जो कुछ उपकरण हैं, कर नियोजन के कुछ जो उपकरण हैं, उपकरणों में एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट चलता है। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का क्या मतलब है कि जिस वर्ष निवेश किया, या जिस समय निवेश किया, निवेश करते वक्त भी कोई टैक्स नहीं लगा, कोई टैक्स नहीं, कोई कर नहीं, तो यानी कि एग्जेम्प्ट ही तो हुआ, कोई कर नहीं लगाते हैं, तो यानी कि पहला ई। ठीक। निवेश करते वक्त कोई टैक्स नहीं लगा, निवेश की पूरी अवधि के दौरान, यानी कि जितने समय तक वह निवेशित रहा, पैसा बढ़ता रहा, निवेश की अवधि के दौरान कोई कर नहीं, यानी कि एक और ई हो गया एग्जेम्प्ट, सेकंड एग्जेम्प्ट। तीसरा, जब पैसे को बाहर निकाला गया, यानी कि जब पैसा वापस जब निकाला गया ना निवेश की अवधि पूरी हो जाने के बाद, यानी कि अवधि निवेश जब परिपक्व होने के बाद निकाला गया, परिपक्व होने के उपरांत भी इसमें कोई कर नहीं लगा, यानी कि तीसरा ई। इसी को क्या कहते हैं? एग्जेम्प्ट, 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 यानी कि तीनों लेवल पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। ठीक ना। भारत में कई सारे कर नियोजन से संबंधित ऐसे उपकरण हैं जिनमें तीनों ही चरणों में, तीनों चरण में क्या हो गया? पहला, जब निवेश किया तब भी कोई टैक्स नहीं लगाया, निवेश जितने दिन तक रहा तब भी कोई टैक्स नहीं लगाया, और जब निवेश की अवधि पूरी हो गई, जब पैसे को बाहर निकाला गया, उस टाइम भी ब्याज जो कमाया या जो लाभ कमाया उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगाया। ठीक ना। इसी को कहते हैं 3E फॉर्मूला, ई।
डायरेक्ट टैक्स कोड डीटीसी, इसके अंतर्गत सुझाव दिया गया है कि इस ईईई सिस्टम को समाप्त कर दिया जाए, को समाप्त करो और इसके जगह क्या लेके आओ, ईईटी, यानी कि छूट कर, यानी कि पहले 2 बार तो एग्जेम्प्ट, लेकिन तीसरी बार फिर आपको टैक्स लेना पड़ेगा। यानी कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि अगर कोई भी किसी भी तरीके से यदि संपत्ति का निर्माण हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति निवेश जैसे भी चाहे निवेश करे, अगर निवेश करके ज्यादा पैसा कमा रहा है तो उस पर कुछ ना कुछ तो टैक्स लगना चाहिए, ठीक ना। माना कि आपने निवेश करते वक्त वहां पर टैक्स में छूट दे दी, निवेश के दौरान आपने एग्जेम्प्ट कर दिया, दौरान आपने ई कर दिया, ठीक, निवेश की पूरी अवधि तक आपने कुछ टैक्स नहीं लिया, आपने ई ही रखा। लेकिन जब निवेश परिपक्व होकर लाभ निकाला गया, तब तो कम से कम टैक्स लो। इसी को क्या कहा गया, ईईटी, एग्जेम्प्ट और फिर लास्ट में टैक्स, यानी कि कम से कम एक स्तर पर क्या किया जाए, टैक्स लगाया जाए, ठीक ना। अब सिंपल सी बात है, अगर ईईटी सिस्टम को लागू किया जाएगा तो भारत में निवेशकों को हानि होगी, क्यों, क्योंकि कल तक उन्हें टैक्स देना ही नहीं पड़ रहा था, अब अचानक से सरकार यदि टैक्स लेने लग जाएगी तो इससे निवेशकों को तो हानि होनी पर्याप्त एकदम श्योर है। अब जरा देखिए, इसी के लिए क्या किया गया है कि सरकार को, मतलब इसके अंतर्गत क्या सुझाव दिया गया है कि ऐसे कर नियोजन से संबंधित निवेश की सीमा को बढ़ा दो, ठीक ना। क्या सजेशन दिया गया है, सजेशन दिया गया है कि कर नियोजन के उद्देश्य से जो भी निवेश किया जा रहा है उसकी सीमा को बढ़ा दो। जैसे मान के चलिए पहले लिमिट है कि 1 लाख रुपया तुम कर नियोजन के उद्देश्य से इन सारे उपकरणों में निवेशित कर सकते हो या पैसा डाल सकते हो, अब क्या कर दो, उसको बढ़ाकर 1.5 लाख कर दो, 2 लाख कर दो, इस तरह के सुझाव दिए गए ताकि उधर जो नुकसान हो रहा है करदाताओं को, उसको इधर से कंपनसेट किया जाए, ठीक ना, उसको इधर से कंपनसेट किया जाए, ठीक। तो पहला तो था क्या कि इसमें बढ़ावा कर दो। दूसरा क्या है, दूसरा बोल दिया गया है कि वह हिस्सा जो कर से मुक्त है, यानी कि पहले 5 लाख तक कर से मुक्त था, उसको बढ़ाकर 7 लाख करो मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं था, यानी कि कर से मुक्त आय को बढ़ाना, कर मुक्त आय की सीमा को बढ़ाना, ये दूसरा महत्वपूर्ण इसी के अंतर्गत प्रावधान है। पहला क्या है कि निवेश की सीमा को बढ़ा दो, दूसरा है कर मुक्त आय की सीमा को बढ़ा दो। इससे क्या हो जाएगा कि वो वाला जो सिस्टम है ना, ई के जगह ईईटी, जिसमें मूलभूत, देखिए मूलभूत संकल्पना है कि अगर किसी भी संपत्ति का निर्माण हो रहा है तो कम से कम उस पर एक बार तो टैक्स लगे, इसीलिए वो संकल्पना में सुधार के लिए ई की जगह या ट्रिपल की जगह ईईटी लाने की बात की जा रही है। उसी में 2 नए प्रावधान ये जोड़े गए हैं कि उसके प्रभाव को कंपनसेट करने के लिए क्या कर दो, पहला तो क्या कर दो कि कर नियोजन के संदर्भ में निवेश की सीमा को बढ़ा दो ताकि लोगों को ज्यादा फायदा हो सके, और दूसरा आय कर जिन पर लगाया जा रहा है उसकी सीमा को भी बढ़ा दो। इससे क्या हो जाएगा, उसका प्रभाव जो है वो कंपनसेट हो जाएगा, ठीक ना। यहां तक बात समझ में आई। अगला जो डीटीसी का प्रोविजन था वो ये था कि सभी, मतलब इसके अंतर्गत जो प्रस्तावित सुधार है वो क्या है कि सभी भारतीय कंपनियों के लिए
निगम कर की दर को 30% से घटाकर 25% कर दो। ठीक ना, आपको पता है ना भारत में 30% है ना, और विदेशी कंपनियों के लिए 40%, आपको बता रखा था। खासकर उसमें प्रोविजन क्या कर दिया गया था, विनिर्माण से संबंधित जो कंपनियां हैं उन पर 22%, और जो नई खुलेंगी विनिर्माण से संबंधित कंपनियां उन पर 15%। लेकिन इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि सभी भारतीय कंपनियों पर निगम कर की दर को 30% से घटाकर कितना कर दो, 25% कर दो। ये सुझाव के रूप में इसने दिया है, मतलब इसमें प्रस्तावित सुधार है। अगले यदि हम सुधार की बात करें तो इसी में क्या है अगला सुधार, कि अल्प अवधि अल्पावधि पूंजी लाभ कर एवं दीर्घावधि, पढ़ा रखा है मैंने दोनों में क्या अंतर है, दीर्घावधि पूंजी लाभ कर, इनमें अंतर को समाप्त कर दो। ठीक ना, अल्पावधि एवं दीर्घावधि पूंजी लाभ कर में अंतर जो भी आ रहा है इसे समाप्त कर देना, ये भी इसके अंतर्गत एक प्रस्तावित सुधार है। अभी आपको बता रखा है ना मैंने, अल्पावधि में अलग रेट लगता है, दीर्घावधि में अलग रेट लगता है। तो इसके अंतर्गत प्रस्ताव ये किया गया है कि इन दोनों को सेम कर दिया जाए और दोनों पर सेम रेट से टैक्स वसूला जाए, चाहे वो अल्पावधि हो चाहे वो दीर्घावधि हो, अलग अलग अंतर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। ये पॉइंट भी समझ में आया, अल्पावधि एवं दीर्घावधि पूंजी लाभ करके अंतर को समाप्त कर दिया गया। अगला जो सुधार इसी के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है वो ये बोल दिया गया है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सुधार है, जरा गौर से सुनिएगा। कितना नंबर था, अच्छा नंबर दे ही नहीं रहा हूं, कोई बात नहीं। अगला क्या सुधार है, आपको मैं पढ़ा चुका हूं मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर। मैंने बताया था ना कि कई कंपनियां जो है वो क्या करती है, अपना टैक्स छुपाने के लिए ये बोल देती है क्या कि लाभ हो गया है लेकिन अभी पैसा मिला नहीं, बुक प्रॉफिट जिसको कहते हैं, किताबी लाभ, याद आ रहा है। पिछली क्लासेस में जाके देखिएगा, मैंने डिटेल में बताया है आपको मैट, पूंजी लाभ, किताबी लाभ क्या होता है कि जब वास्तव में लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाई है, वैसे तो प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन पैसा मिला नहीं है अभी, ठीक ना। तो इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है, आपको बता रखा था क्या कि भारत में क्या लगता है, 18.5% की दर से मैट लगा करता था, जिसको घटाकर 15% कर दिया गया है कि कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे को पैसा नहीं मिला है ना, तो तुम कॉर्पोरेट टैक्स अभी नहीं दे सकते हो, तो ऐसा करो तब तक जो है वो मैट दे दो, और अगले 15 साल में जब भी तुमको पैसा मिल जाएगा ना, तो तुम इस पर कॉर्पोरेट टैक्स दे देना और बदले में हम तुम्हारा मैट वापस कर देंगे। याद आ रहा है। तो इसी में ये बोल दिया गया कि वर्तमान में क्या होता है कि मैट की वसूली किताबी लाभ पर होती है, मैट की वसूली किताबी लाभ पर होती है ना। मैट की वसूली किताबी लाभ पर होती है, मतलब क्या है कि किताबों में जो लाभ दिख रहा होता है ना, जो वास्तव में नहीं मिला होता है, उसका 15% मैट के रूप में लिया जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया कि मैट की वसूली किताबी लाभ पर न होकर कंपनी के कुल संपत्ति पर हो, एसेट पर हो, प्रॉफिट पर न हो, कुल संपत्ति पर हो। सुधार क्या, सुझाव क्या दिया गया है, सुझाव दिया गया है कि मैट की वसूली
कंपनी की कुल संपत्ति पर हो। कुल संपत्ति पर 2% की दर से क्या किया जाए, मैट आरोपित किया जाए 2%। संपत्ति में सब आ जाता है, बिल्डिंग, जितना जमीन है, जितना तुम्हारा मशीन है, ठीक ना, उन सब का प्राइस, तब संपत्ति। तो हमेशा लाभ से तो बहुत ज्यादा होता है ना संपत्ति, संपत्ति पर हो। ये देखिए दिखाता हूं आप लोगों को संपत्ति कैसे पता चलता है। जैसे देखिए कोई भी कंपनी, जैसे रिलायंस को ही देखें, ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज आया ना, ये देखिए, ये देखिए प्रॉफिट देखा, रिपोर्ट ये तो क्वार्टरली है, फुल ईयरली दिखाता हूं। ये देखिए नेट प्रॉफिट, इस कंपनी का नेट प्रॉफिट इस साल का एक्सपेक्टेड कितना है, मार्च 2023 का हुआ है कितना, 74,088 करोड़, ये है प्रॉफिट। लेकिन हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं एसेट कितना है, देखना। तो ये देखिए टोटल एसेट कितना है, टोटल एसेट है इसके पास कितना ज्यादा दिख रहा है, 17,13,506 करोड़। प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था आ गया 74,000 करोड़, और एसेट कितना है, एसेट है 17 लाख। समझ में आ रहा ना। तो इसीलिए एसेट जो होता है वो डिफरेंट होता है प्रॉफिट से, ठीक ना। प्रॉफिट का तो मतलब है बेच कुछ के कितना कमाए तुम, ठीक ना। तुम्हारा इनपुट कॉस्ट माइनस, मतलब आउटपुट कॉस्ट माइनस इनपुट कॉस्ट, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है प्रॉफिट, ठीक। लेकिन जब हम संपत्ति की बात कर रहे होते हैं तो इसमें हम सारी चीजों को कंसीडर करते हैं, ठीक, कितना तुम्हारे पास जो है वो मशीन है, कितना लैंड एरिया है, उन सब चीजों को। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें सबसे पहला तो यही कहा गया है कि मैट 2% की दर से लगाया जाए, ठीक, 2% की दर से मैट लगाया जाए। हालांकि इसमें यह भी बोला गया है कि बैंकिंग कंपनियों के लिए मैट की दर जो है वो 0.25% हो। कंपनियों के लिए मैट उनकी कुल संपत्ति का क्यों, क्योंकि बात वह हो गई ना कि बैंकों के पास जो संपत्ति होती है वो तो खुद किसी और का माल होता है ना। अरे हमारा पैसा ही तो बैंकों के पास है, वही तो उसकी संपत्ति है जिसको वो आगे लोन में दे रही है, ठीक ना। तो चूंकि बैंकों के पास अपनी संपत्ति के रूप में क्या होता है, हमारा ही पैसा होता है, तो इसीलिए उन पर मैट की दर को कम रखने की बात की गई। जैसे दिखाता हूं, देखिए HDFC, देखा HDFC बैंक, दिख रहा इसकी संपत्ति। अब बताइए रिलायंस से ज्यादा बड़ी संपत्ति है इसकी, भारत की सबसे बड़ी कंपनी से ज्यादा इसके पास संपत्ति है, 21 लाख, देख रहा, देख ना। इसमें फिक्स्ड एसेट बहुत कम है, ज्यादातर जो इनके पास एसेट है वो किस रूप में है, वो है देख रहा कैश इक्विवेलेंट, लोन्स वगैरह के रूप में। तो इनके पास ज्यादा से ज्यादा जो पैसा होता है वो इसी रूप में होता है, किसी और का पैसा होता है। तो इसीलिए इनके ऊपर SBI का देखें, ये देखिए 53,60,878 करोड़, ठीक। रिलायंस के पास कितना था, 17 लाख। इसीलिए बोला गया है क्या कि इनके ऊपर जो मैट की वसूली हो वो मात्र 0.25% ऑफ देयर टोटल एसेट हो, इनकी कुल संपत्ति का मात्र 0.25% हो। ये बात भी समझ में आ गया, ठीक ना। तो डायरेक्ट टैक्स कोड DTC के ये प्रमुख सुधार सुझाए गए हैं, DTC द्वारा ये कुछ प्रमुख सुधार सुझाए गए हैं। क्या क्या आपको बता दिया, पहला तो क्या है कि ई की जगह EET कर दो। दूसरा क्या है कि EET करने से कुछ नुकसान होगा, उस नुकसान को कम करने के लिए क्या करो, कर नियोजन के संदर्भ में जो निवेश की सीमा है उसको बढ़ा दो। तीसरा क्या कर दिया गया है कि आयकर से मुक्त, इनकम टैक्स से मुक्त सीमा को बढ़ा दो।
अगला क्या बोल दिया गया है कि निगम कर भारतीय कंपनियों पर 25% की दर से लगाओ, 30% की दर से जो लगा रहे हो। अगला क्या, अगला क्या कि अल्पकालीन पूंजी लाभ कर और दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर में जो अंतर है उसको समाप्त कर दो। और बाद में हमने देखा मैट, मैट जिसकी वसूली किताबी लाभ पर होती थी उसको समाप्त करके अब क्या कर दो, किस चीज पर करो, किस चीज पर करो, संपत्ति पर करो, कुल संपत्ति पर करो। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक, बाकी कंपनियों के लिए 2% और बैंकिंग कंपनियों के लिए बोला गया है 0.25% ऑफ देयर टोटल संपत्ति, ऑफ देयर टोटल एसेट। यहां तक कहानी समझ में आ गई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कंटेक्स्ट में क्या किया गया, इसी कंटेक्स्ट में साल 2020 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसका प्लेटफॉर्म का नाम ही था ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक, ये एक प्लेटफॉर्म जारी किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का क्या उद्देश्य है? इस प्लेटफॉर्म का सामान्य उद्देश्य ये है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से टैक्स सिस्टम को और ज्यादा रोबस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि इसमें सबसे पहला क्या किया गया है, इसमें सबसे पहला 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। पहला तो यही लिख लीजिए, प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन। अरे पीसीएस वगैरह में पूछ लेते ना कौन से साल में हुआ है, तो वो भी पता होना चाहिए ना। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन, इसमें सबसे पहला जो प्रावधान लाया गया है वो क्या प्रावधान है कि इसमें फेसलेस टैक्स फाइलिंग होगी। एक्चुअली टैक्स सिस्टम में एक समस्या क्या आई ना, एक समस्या के रूप में ये देखी गई कि कुछ अधिकारी और कुछ जो करदाता हैं इन सब में साठगांठ हो जाती है और फिर ये क्या करते हैं, उनके टैक्सों में कुछ छूट वूट करवा देते हैं या कुछ बचाव करवाने का प्रयत्न करते रहते हैं ताकि क्या हो सके, वो कुछ फायदों का लाभ उठा सके, उनको कुछ फायदा मिल जाए, बदले में जो है तुम कुछ कमीशन ले लेना। मतलब ये जो भ्रष्टाचार साठगांठ जो हुआ करती थी, तो इसके लिए क्या कर देने की बात की जा रही है कि फेसलेस को पता ना चले कि कौन टैक्स पे कर रहा है और कौन इसकी जांच कर रहा है, अधिकारी और करदाता के बीच में वो लिंक ना बन पाए, इसलिए फेसलेस, कि पता ना चले क्या कि अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूं ना तो कौन है अधिकारी जो देख रहा है। अब जैसे मान के चलिए अगर मेरा किसी के साथ सेटिंग वेटिंग रहेगा तो मैं सीधे उसी के पास जाऊंगा, मैं तो उसी को बोलूंगा क्या कि सर ये रहा मेरा टैक्स, ऑनलाइन कर दिया गया और फेसलेस है। देखना, फेसलेस टैक्स फाइलिंग, इतना ही नहीं, फेसलेस टैक्स अपील। कई बार क्या किया जाता था, कुछ अधिकारियों द्वारा ऐसा भी किया जाता था कि किसी खास को टारगेट करके उसको जानबूझ के परेशान करना, उसके टैक्स फाइलिंग में जानबूझ के जो है वो कुछ क्वेश्चन उठा देना, कुछ प्रॉब्लम फंसा देना, तो इसको भी फेसलेस करने की बात की गई है। तो फेसलेस रहेगा ना हमें पता कि कौन मेरा टैक्स चेक कर रहा है और ना उसे पता रहेगा क्या कि पे करने वाला कौन है। एक एग्जैक्ट नहीं, कोरिलेशन नहीं हो पाएगा, इससे क्या भ्रष्टाचार कम होने की संभावना इस दिशा में किया गया है। और मतलब टैक्स सिस्टम को थोड़ा सा रोबस्ट बनाया जाएगा, उसमें जो है जो भी कुरीतियां वगैरह है व्याप्त उनको दूर किया जा सकेगा इसी के माध्यम से। इतना ही नहीं, इसमें क्या किया गया है, पहली बार टैक्स पेयर चार्टर की बात की गई है। क्या है ये टैक्स पेयर चार्टर? टैक्स पेयर चार्टर कुछ नियम कानूनों मतलब नियमों का एक सूची है जिसके थ्रू क्या किया जा रहा है कि करदाताओं के क्या दायित्व है और कर अधिकारियों के क्या दायित्व है, इनके बारे में उनको समझाया जा रहा है। एक चार्टर है,
कि तुमको इन चीजों को फॉलो करना होगा, ठीक ना। तो टैक्स पेयर चार्टर बनाने की बात की जा रही है, जिसके माध्यम से क्या हो कि अधिकारियों टू बी मोर प्रिसाइज, कर अधिकारियों एवं करदाताओं को एक दूसरे के दायित्वों एवं एक दूसरे के प्रति अधिकारों के संदर्भ में जागरूक करना। कि इसका प्रमुख उद्देश्य है टैक्स पेयर चार्टर, ताकि क्या हो सके, दोनों एक दूसरे के प्रति जो है वो जवाबदेह हो सके, दोनों एक दूसरे के अधिकार दायित्वों के प्रति सचेत रहे, ठीक ना। देखिए ये वही वाली बात हो गई ना, क्या कि आप केवल डंडे के जोर पर इन चीजों को लागू करने की कोशिश ना करें। जैसे कि टार्क में हमने देखा ना कि कर अधिकारियों को करदाताओं के प्रति संवेदनशील बनाने की बात की जा रही है, उसी दिशा में ना ये कदम है टैक्स पेयर चार्टर। तो दिख रहा है, अब आप आंसर लिख रहे होंगे कर व्यवस्था में सुधार, आप आराम से जोड़ सकते हैं ना पार्थ सारथी होम आयोग या फिर टार्क और टैक्स पेयर चार्टर कि संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है एक दूसरे के प्रति, ठीक ना। टैक्स पेयर्स को भी ये लगे कि कर अधिकारियों का ये दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है, ठीक, और उनका अधिकार है कि वो हमसे कर प्राप्त करें। और सिमिलरली करदाताओं के प्रति भी उनको संवेदनशील रहना होगा, बिना मतलब का उनका उत्पीड़न ना हो, बिना मतलब का उनको परेशान ना किया जाए, ठीक ना। तो ये भी एक प्रमुख इसका प्रावधान था। इसी दिशा में काम करते हुए क्या किया गया है, इसी दिशा में काम करते हुए बजट 2022-23 यानी कि पिछले साल के बजट में कुछ प्रावधान किए गए हैं टैक्स सिस्टम से संबंधित। जैसे कि सबसे पहले सुधार की यदि हम बात करें तो इसमें ये सुझाव दिया गया है कि मान के चलिए मैंने अपना टैक्स फाइल किया, इनकम टैक्स फाइल किया, और फाइल करते वक्त कुछ गलती हो गई, ठीक ठीक, मुझे मान के चलिए 1 महीना बाद याद आया, अरे हमसे भी हो जाती है, कोई भी काम करते वक्त हो सकता है उस टाइम याद ना आया हो, तो उस टाइम मुझे याद नहीं आया कि ये पैसा भी कहीं से आया था या कुछ गलती हो गई, तो इस कानून के अंतर्गत क्या सुधार करके बजट में क्या बोला गया है कि अब करदाता 2 साल के अंदर अंदर अपने पिछले 2 साल के टैक्स में कुछ संशोधन करना चाहे तो कर सकते, ठीक ना। यानी कि 2 साल की उनको अवधि दे दी गई, ठीक, कि यदि टैक्स फाइलिंग में कोई भी सुधार है, टैक्स फाइलिंग में कोई कमी हो गई है, इसको ऐसे लिख लीजिए कि टैक्स फाइलिंग में त्रुटि को करदाता 2 साल तक सुधार सकता है। ठीक ना, टैक्स फाइलिंग में त्रुटि को करदाता 2 साल तक सुधार सकता है, उसके ऊपर इसके लिए कोई जांच वांच नहीं बैठेगी। और देखिए इससे वही है कि करदाताओं के मन में विश्वास क्रिएट करना कि भाई हो गया तुमसे गलती, तो अब जबरदस्ती इसके कारण हम तुम्हारे ऊपर केस थोड़ी ठोक देंगे या किसी तरह की हम समस्या तुम्हारे लिए नहीं उत्पन्न कर देंगे। इससे क्या होगा, करदाताओं के मन में भी विश्वास उत्पन्न होगा, ठीक। तो पहला तो सुझाव यही दिया गया है बजट में, मतलब यही सुधार की बात की गई है। दूसरा जो सुधार इसके अंतर्गत किया गया है वो ये किया गया है कि यदि मान के चलिए एक मुद्दा किसी उच्च न्यायालय में या कहीं सर्वोच्च न्यायालय कहीं पर भी मान के चलिए अगर कोई भी एक मुद्दा लंबित है तो दूसरा केस नहीं किया जाएगा। जनरली क्या होता है ना कि करदाता और आयकर विभाग या कर विभाग
इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। जैसे मान के चलिए मेरा कहना है क्या कि नहीं, मेरा टैक्स जो है वो इतना बन रहा है, आयकर विभाग का या फिर मान के चलिए जो भी टैक्स से संबंधित अथॉरिटी है उनका कहना कि नहीं भाई आपके ऊपर इतना बन रहा है, तो हम दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया, हम दोनों ने एक दूसरे के ऊपर केसाकेसी कर दिया। तो बजट 2022-23 में एक और प्रावधान ये किया गया कि यदि एक जगह कोई केस लंबित है, एक जगह केस लंबित है, तो जब तक इस पर कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती, इस पर कोई निर्णय नहीं आ जाता, निर्णय आने तक किसी नए जगह पर केस नहीं किया जाएगा। वर्तमान में क्या होता था या इससे पहले क्या हो रहा है कि मान के चलिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कर दिया, इसके अलावा कुछ बाकी ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं वहां केस कर दिया, या मान के चलिए कहीं हाई कोर्ट में पहुंच गए केस करने के लिए। तो ये सब इसके कारण क्या हो रहा है, एक ही मुद्दे पर 5 जगह पर केस हो रहा है। ठीक, तो बजट में क्या प्रावधान कर दिया गया कि यदि एक मुद्दा जब तक इस पर पूरा ना हो जाए तब तक कहीं नए जगह पर अपील नहीं की जा सकती है। इससे क्या हो जाएगा, जो तारीख पर तारीख और जो कोर्ट पर जो बर्डन है ना, बोझ जो बढ़ता जा रहा है, उसको भी कम किया जा सकेगा। ठीक ना, तो ये अपने आप में एक तरह का क्या है, टैक्स से संबंधित रिफॉर्म है, जो कि किसमें लाया गया है, जो कि किसमें, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, इसके माध्यम से लागू की जाने की बात की जा रही है। इसी कंटेक्स्ट में टैक्स पेयर्स का भरोसा बढ़ाने के लिए या भरोसा जीतने के लिए एक और योजना चलाई गई 2020-21 में, जिसका नाम था विवाद से विश्वास योजना। क्या नाम है इसका, इसका नाम है विवाद से विश्वास स्कीम। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, पूछा जा सकता है विवाद से विश्वास किससे संबंधित है। क्या है विवाद से विश्वास योजना, जरा बात को समझिएगा। इस योजना को वित्त मंत्री ने बजट 2020-21 में प्रारंभ करने की बात की गई थी। ठीक ना, बजट 2020-21 में इसको प्रारंभ करने की बात की गई। क्या कहा गया इसके अंतर्गत, क्या कहा गया इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत यही था कि मैंने बताया ना आपको कि भारत में जो कोर्ट केसेस में जो पड़े हुए हैं ना, उसमें एक भारी संख्या जो है वो आयकर विभाग या फिर कर विभाग और करदाताओं के बीच में विवादों का है, जितने कोर्ट पेंडिंग है उनमें से। तो इसमें ये प्रावधान रखा गया था कि करदाता, यदि करदाता विवादित धनराशि का, इसमें से कई कई केसेस तो ऐसे हैं जो 10-10 साल से पेंडिंग है, यदि करदाता विवादित धनराशि का का 100% दे दे तो उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह सब समाप्त कर दिया जाएगा, उसके ऊपर पेनल्टी, लेट फाइन, बाकी चार्जेस, केस, ये सब ड्रॉप कर दिया जाएगा। देखिए क्या होता है ना, मान के चलिए मेरे और कर मतलब जो कर से संबंधित अधिकारी या फिर कर विभाग जो है, हम दोनों के बीच में विवाद हुआ 2012 में। ठीक है, मेरा मानना था कि मेरे ऊपर 2 लाख टैक्स बन रहा है, उनका मानना था नहीं तुम्हारे ऊपर 3 लाख टैक्स बन रहा है, हम दोनों ने कर दिया केस। अब एक बात बताइए, बात क्या हो रहा है ना कि हर साल का वो जो 1 लाख रुपया मैं एडिशनल नहीं पे कर रहा हूं, उसका क्या हो जाता है कि उस पर पेनल्टी बढ़ते चला जाता है। अब मान के चलिए आज के 20 साल बाद या 10 साल बाद, अभी 2023 में हमारी सुनवाई खत्म हुई और अचानक से आया क्या कि नहीं, कर अधिकारी जो थे वो सही थे। अब क्या होगा, मुझे 1 लाख तो देना ही पड़ेगा, साथ साथ जो इतने सारे जो पेनल्टी वाले जो चार्जेस हैं, लेट फाइन हो गया, इन सब केस वगैरह के कारण जो खर्च हुए हैं, ये सब भी भुगतान करना पड़ेगा। तो इन्हीं केसेस को कम करने के लिए या फिर कर और इनके बीच में जो विवाद चल रहा है ना, ये जो विवाद चल रहा है, इस विवाद को विश्वास में बदलने के लिए एक योजना चलाई गई, जिसमें क्या था कि हम दोनों के बीच में विवाद 1 ही लाख को लेकर था ना, कोई नहीं, तुम 1 लाख रुपया दे दो, हम कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे।
और तुम्हारा केस भी ड्रॉप कर देंगे हम, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहां भी केस गया हुआ है ना वहां से विड्रॉ कर लेंगे अपना केस की। इसको कहा जाता है विवाद से विश्वास स्कीम, ठीक ना। इनफैक्ट आपको बता दूं कि ब्याज भी बढ़ता रहता है। मान के चलिए 1 लाख रुपया मेरे ऊपर जो विवादित है एक्स्ट्रा, तो 2012 से 2023 तक का वो ब्याज भी जोड़ेंगे, ठीक ना। पीएफ वाले रेट से जुड़ता है, ठीक। तो पीएफ का जो रेट है वही 7.5-8% के आसपास, उतना परसेंट ब्याज भी हर साल के हिसाब से जुड़ता जाएगा उस 1 लाख पर। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा इस योजना के अंतर्गत कि तुम बस विवादित धनराशि दे दो, हम केस विड्रॉ कर लेंगे, हम जो है वो ब्याज भी नहीं लेंगे तुम पर, तुमसे हम जुर्माना भी नहीं लेंगे और केस भी हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। यानी कि विवाद को विश्वास में बदल दिया। अब देखिए होता है कई बार ना कि उस टाइम अड़ गए थे, लेकिन बाद में मुझे लग रहा है बार बार कोर्ट जाना पड़ रहा है, बार बार पेशी, मुझे ज्यादा नुकसान हो रहा है। बाद में हो सकता है कि मुझे खुद ये लग जाए कि अरे यार इससे तो बढ़िया होता क्या कि हम दे ही दिए होते 1 लाख रुपया, या फिर बाद में मुझे खुद लग जाए कि हाँ मेरे में ही कुछ गलती थी, मेरे ही कैलकुलेशन में गलती थी और ये जीतेगा ही बाद में। तो अगर इन सब जैसी कोई समस्या है तो क्या इसके लिए एक योजना चलाई गई विवाद से विश्वास स्कीम, कि आप अगर चाहते हैं अपना केस ड्रॉप करवाना तो आप क्या कीजिए विवादित राशि का 100% दे दीजिए। आपसे कर अधिकारी जो है या कर विभाग जो है वो क्या करेगा, ना तो किसी प्रकार का ब्याज लेगा, ना किसी तरह की पेनल्टी लगाएगा और आपका केस भी ड्रॉप कर देगा। यहां तक बात समझ में आ रहा है, ठीक ना। हम देखिए 2020 में स्टार्ट किया गया था, 2021 अक्टूबर तक लगभग जो है वो इस योजना को बार बार जो है वो बढ़ाते गए, ठीक ना। अक्टूबर 2021 तक के बारे में अगस्त 2021 में, मतलब इसको कब तक चलाया गया था, अक्टूबर 2021 तक बढ़ाया गया। अगस्त 2021 में संसद में खड़े होकर मंत्री ने बताया क्या कि इससे संबंधित वित्त विभाग से संबंधित जो है वो वित्त राज्य मंत्री ने क्या बताया कि इसके माध्यम से भारत में 1,32,000 लगभग कर संबंधी मामलों का निपटारा हो गया। एक 1,32,000 कर संबंधी मामलों का निपटारा हो गया इसके माध्यम से। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना था कि सरकार को इसके माध्यम से लगभग 54,000 करोड़ धनराशि की भी प्राप्ति हो गई, विवादित धनराशि की भी प्राप्ति हुई। यानी कि अपने आप में ये योजना काफी हद तक सफल रही, ठीक ना। अगर 54,000 करोड़ धनराशि की प्राप्ति हो जा रही है बिना कोर्ट केस कचहरी किए हुए तो ठीक है, क्या दिक्कत है, ठीक ना। और इतने सारे कोर्ट केसेस भी इसके माध्यम से समाप्त किए जा सके, ठीक। तो ये था विवाद से विश्वास स्कीम। विवाद से विश्वास स्कीम का क्या उद्देश्य था, प्रत्यक्ष कर से संबंधित। अच्छा इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये योजना जो है वो किसके लिए लाई गई थी, केवल प्रत्यक्ष करों में, प्रत्यक्ष कर से संबंधित विवादों को निपटान में, करों से संबंधित विवादों के निपटान हेतु। इसको लागू किया गया था। यहां तक बात समझ में आ रहा। तो ये था आपका विवाद से विश्वास स्कीम, ठीक। तो यहां तक हमने लगभग प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी पक्षों को देख लिया है, ठीक। तो अप्रत्यक्ष कर में हम लोग कल ही घुसते हैं, क्यों, प्रत्यक्ष कर में मुझे थोड़ी सी लंबी भूमिका बनानी पड़ेगी और जीएसटी एक बार स्टार्ट करेंगे तो लगभग हमें 1 घंटा लग जाएगा, ठीक ना। 1 से सवा घंटा लग जाएगा खाली जीएसटी को समझने में, ठीक ना। तो इसीलिए आज हम लोग यहीं पर रोकेंगे। कल जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम अप्रत्यक्ष कर से अपनी क्लासेस को प्रारंभ करेंगे। और अप्रत्यक्ष कर में कल हम लोग पहले 10 मिनट में ही किसमें प्रवेश कर जाएंगे, जीएसटी में प्रवेश कर जाएंगे। तो कल की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कल मिलेंगे तो कल हम लोग अप्रत्यक्ष कर पढ़ेंगे। थैंक यू।